मेरा नाम स्वाति है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी होने वाली थी और शादी भी एक ऐसे परिवार में होने जा रही थी जहां पर मेरी सास बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट अपने बेटों के लिए थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत गरीबी झेली थी। लेकिन जब वो शादी करके अपनी ससुराल आई तो उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने लिए बहू एक गरीब परिवार की लेकर आएंगी और उनके माता पिता पर शादी का कोई बोझ नहीं डालेंगी। मेरी शादी अपने ही गांव के एक ऐसे ही परिवार में हुई थी जहां 3 भाई रहते थे। उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मेरी सास की 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी थी। एक नंद तो शादी करके शहर में रहती थी, इसलिए वो गांव में कम ही आया करती थी। लेकिन छोटी वाली नंद की शादी अपने ही गांव में हुई थी, इसलिए वो हमारे घर में बहुत आना जाना करती थी और हर मामलात में बहुत दखल अंदाजी देती थी। मेरी एक जेठानी थी, वो भी गरीब परिवार से आई हुई थी। मेरी सास के बेटे अपने पिता का ही कारोबार संभाल रहे थे। मेरी ससुराल का एक रिवाज था जो मेरी सास ने ही बनाया था कि वो जिस भी बहू को अपने घर लेकर आएंगी उसके माता पिता से दहेज नहीं लेंगी। मेरा परिवार भी कुछ ऐसा ही था। मैं बहुत गरीब परिवार से थी। हम 7 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। पहले ही मेरे पिता बड़ी मुश्किल से मेरी 4 बहनों की शादी कर चुके थे और उनको दहेज देकर बुरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। अब वो मेरे लिए भी रिश्ता तलाश कर रहे थे और जैसे तैसे मेरे दान दहेज का इंतजाम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरा रिश्ता इस परिवार में तय हुआ तो यहाँ मेरी सास का कहना था कि हम लोग दहेज नहीं लेते, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। ये सुनकर तो मेरा पूरा ही परिवार खुशी से झूम उठा था और फिर मेरे पिता ने इस परिवार में मेरी शादी करने में देर नहीं लगाई। मैं खूबसूरत थी, इसलिए मेरी सास ने मुझे जल्द ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था और मेरा भाग्य भी उनके बेटे के साथ जुड़ा हुआ था। मेरा दहेज भी वहां पर तैयार कर लिया गया था। मेरी सास का कहना था कि हमारे यहाँ बेटों की शादियों पर दहेज का इंतजाम बेटा खुद करता है। लड़की के मायके से हम लड़की के अलावा कुछ भी नहीं लेते। इसलिए मेरे दहेज का इंतजाम भी मेरी सास ने नहीं बल्कि मेरे पति ने किया था। मेरी सास बड़ी ही कड़क बिहेवियर की औरत थी। उन्होंने ही अपने घर का ये उसूल रखा हुआ था। उनका कहना था कि लड़की वाले अपनी बेटी की शादी भी करें, दान दहेज भी दे, बेटी भी दे और फिर सबके आगे सर भी झुकाएं। एक समय था जब उनके पिता ने भी बड़ी मुश्किल से उनकी शादी अच्छे घर में करने के लिए ये सब कुछ किया था। जब उनके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, उन्होंने तभी ठान लिया था कि जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो मैं अपने घर का उसूल बदल दूंगी और कभी भी किसी गरीब की बेटी जब अपने घर लेकर आऊंगी तो उससे दहेज नहीं लूंगी। वैसे तो ये कहीं का भी रिवाज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बेटों से पहले ही कह दिया था कि अपने लिए दहेज तुम लोगों को खुद बनाना होगा। जिस बेटे के पास दहेज का इंतजाम हो जाए तो वो मेरे पास खुद आ जाए तो मैं उसकी शादी करवा दूंगी। मेरे पति ने भी 7 साल तक पैसे इकट्ठे किए थे। घर में नॉर्मल इस्तेमाल करने का सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारी चीजें जब तक उनके पास इकट्ठी नहीं हो गई तब तक उन्होंने अपनी माँ से अपने रिश्ते की बात नहीं की थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए अलग कमरा भी बनाया था, क्योंकि मेरे ससुराल के घर में सिर्फ एक ही कमरा था जिस कमरे में मेरी सास ने अपने बच्चों को जवान कर दिया। जब मेरे जेठ की शादी हुई थी तब उन्होंने भी अपने लिए खुद कमरा बनाया था और अब मेरे पति की शादी हुई तो उन्होंने भी अपने लिए अलग से कमरा बनवाया। उस कमरे के अंदर उन्होंने सारा जरूरत का सामान रखा था, यहाँ तक कि हर वो सामान रखा जिसकी एक औरत को जरूरत होती है या फिर एक परिवार को। इसके बाद उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अब मैं शादी करने के लायक हो चुका हूँ, माँ आप मेरी शादी करवा दीजिए। मैंने अपनी शादी के लिए सारा बंदोबस्त कर लिया है। यहाँ तक कि शादी पर होने वाले खर्चे का बंदोबस्त भी मेरे पति ने कर लिया था। मेरे माता पिता की तो खुशी के ठिकाने नहीं थे कि उनकी बेटी का भाग्य इतना अच्छा हो सकता है कि वो खाली हाथी विदा हो जाए और ससुराल भी अच्छा है, पति भी अच्छा है। मेरी ही तरफ के कुछ लोगों को जब ये बात पता चली कि मेरी सास बिना दहेज के अब तक 2 बहुएं घर में ला चुकी है तो मेरे ही रिश्तेदारों ने कहा था कि इसका कोई देवर नहीं है। जिस पर मेरे माता पिता ने उनको बताया था कि हाँ एक देवर है तो, लेकिन अभी वो कुछ कमाता नहीं है, अभी तो शहर से पढ़कर ही आया है। जब वो कुछ कमाने लायक हो तो उसकी शादी तभी होगी। मेरा एक ही देवर था और एक जेठ थे और एक जेठानी। मेरी जेठानी के पास 2 बेटियां थी। जेठ जी का नाम प्रकाश, मेरे पति का नाम दीपक
और मेरे देवर का नाम दीप था। हमारे इस गांव में कहीं पर भी कोई स्कूल नहीं था, इसलिए यहाँ पर जिन लोगों को भी शिक्षा चाहिए होती थी वो शहर जाकर पढ़कर आते थे। मेरा देवर भी पढ़ा लिखा था और शहर से बीए कंप्लीट करके आया था। अभी तो फिलहाल मेरे देवर का कोई काम नहीं था, क्योंकि मेरी शादी से 1 महीना पहले ही तो उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी और उसकी उम्र भी मेरे पति से सिर्फ 1 साल ही कम थी। वो भी शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी सास अभी उसकी शादी नहीं करवाना चाह रही थी। जब मेरी शादी को लगभग 2-3 महीने गुजर गए तो मैंने इस बारे में अपनी सास से कहा कि अगर दीप शादी करना चाहता है तो आप उसकी शादी करवा क्यों नहीं देती, जिस पर मेरी सास और जेठानी हंसने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा, अभी वो पढ़ाई करके आया है, पहले कोई अच्छी नौकरी करने लगे, फिर मैं उसकी शादी करवा दूंगी। जब ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे तब मेरा देवर वहीं पर मौजूद था। वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं कल ही शहर जा रहा हूँ और कोई नौकरी तलाश करूंगा। मेरी सास ने कहा कि बेटा, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई है, तुम शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करके आए हो और अब तुम नौकरी भी शहर जाकर ही करना चाहते हो। कोई जरूरत नहीं है शहर जाकर नौकरी करने की, यहीं पर कोई नौकरी तलाश करो। ये बात सुनकर मेरे देवर ने अपनी माँ को जवाब दिया कि माँ, मुझे यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं शहर में ही नौकरी करना चाहता हूँ। मेरा देवर जिद करने लगा तो मजबूरन मेरी सास ने उसे शहर नौकरी करने की भी परमिशन दे दी थी। इस बार जब वो शहर से 1 महीने के बाद आया तो अच्छे खासे पैसे कमाकर लाया था। मेरी सास ने उससे पूछा भी था कि तुम इतने पैसे कमाने लगे हो, आखिर शहर में ऐसी कौन सी नौकरी कर रहे हो? तो उसने बताया कि माँ, मैं शहर में मेहंदी लगाता हूँ, वहां पर मेरी बाजार में एक दुकान है जहाँ मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। ये खबर सुनते ही तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे अपने देवर की ये बात सुनकर अच्छी तरह से याद आया था कि जब मेरी शादी हुई थी तो उसे मेरी मेहंदी कोई खास पसंद नहीं आई थी और वो मेरी मेहंदी में कमियां निकाल रहा था। मेरे देवर की शक्ल सूरत अच्छी थी और वो नेचर का भी बहुत अच्छा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, नाक बिल्कुल खड़ी थी, रंग बिल्कुल सफेद था। वो अपने दोनों ही भाइयों से बहुत अलग था। मेरी सास ने बताया था कि वो अपने पिता पर गया है, जबकि मेरे पति और जेठ ऐसे नहीं थे, वो अपनी माँ पर गए थे। सच में मेरा देवर बहुत सुंदर था। जब से मैं इस घर में शादी करके आई थी मुझे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं हुई थी, मैं बहुत खुश थी। कुछ ऐसा ही हाल मेरी जेठानी का भी था। वो ना तो अपने पति की मुझसे कोई बुराई करती थी और ना ही सास की कोई बुराई करती थी। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर जब घर वालों को पता चली तो सब लोग बहुत खुश हुए थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी की शक्ल देखकर मेरी सास ज्यादा खुश नहीं हुई थी, लेकिन ज्यादा नाराज भी नहीं हुई थी। शायद उन्हें मुझसे बेटे की उम्मीद थी। और इस तरह दोबारा भी जब मुझे माँ बनने की खुशी हुई तो दोबारा भी मैंने बेटी को ही जन्म दिया था। इस तरह घर में 4 बेटियां हो गई थी, 2 मेरी जेठानी की और 2 मेरी। इस बार भी मेरी सास ज्यादा खुश नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन मेरे पति खुश थे। और फिर इसी तरह करते करते मेरी 3 बेटियां हो गईं और अब मेरे पति और मेरी सास के चेहरे पर सख्ती साफ नजर आने लगी। उनको अपनी बेटियों से नफरत नहीं थी, वो मेरी बेटियों से बहुत प्यार करते थे, उनका ख्याल भी रखते थे। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन प्यार करते थे। इसी तरह का प्यार मेरी जेठानी की बेटियों को भी मिलता था। दिल ही दिल में मेरी सास की एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी कोई बहू तो उन्हें पोते की शक्ल दिखा दे। बस उनकी जुबान पर हम दोनों बहुओं के लिए एक ही बात रहती थी कि अगर बेटा पैदा हो जाता तो अच्छा होता। जिस पर मेरे जेठ उनसे कहते थे कि माँ, ये सब कुछ इन दोनों के हाथ में तो नहीं है, क्योंकि मेरी जेठानी की बेटियों के जन्म के समय भी मेरी सास ने कुछ ऐसी ही बात कही थी। अभी तक इस घर में बेटे का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि मैं चौथी बार फिर से प्रेग्नेंट हुई और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मुझे फिर से बेटी ही होने वाली है, क्योंकि हर औरत को खुद अपनी कंडीशन से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। मेरी हर बार तबीयत ऐसे ही खराब हुई थी और इस बार भी इसी तरह से तबीयत खराब हो रही थी जैसे कि पहले हो चुकी थी। हमारे गांव की औरतों का कहना था कि जब औरत बेटी को जन्म देने वाली होती है तो उसका वजन बढ़ जाता है और जब बेटे को जन्म देने वाली होती है तो उसकी तबीयत खराब रहती है, उसके चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं, उसे कमजोरी महसूस होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था
कि मेरी बेटी जन्म लेने वाली होती थी तब मैं सेहतमंद हो जाती थी, और इस बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं बड़ी परेशान थी। मेरी जेठानी ने तो अपनी नसबंदी करवा दी थी। उनका कहना था कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए उनके बच्चे नहीं होते थे, और अब वो अपने दोनों बेटियों पर ही ध्यान दिया करती थी। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी ये बेटियां ही मेरा बेटा है। वो तो ये बात बड़ी आसानी से कह दिया करती थी, लेकिन मेरे दिल में अपनी सास को खुश करने के लिए ये कमी हमेशा रहती थी। मेरे जेठ कभी भी अपनी माँ से सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। उनका यही कहना होता था कि बेटियां और बेटे पैदा करना किसी औरत के हाथ में नहीं होता। ये तो ऊपर वाले की अपनी मर्जी होती है कि वो किसी को बेटा दे और किसको बेटी दे। वो मेरे पति की तरह नहीं सोचते थे। उनकी सोच बहुत अलग थी। मेरे पति की सोच बिल्कुल अपनी माँ से मिलती जुलती थी। वो वही सोचा करते थे जैसा उनकी माँ सोचती थी, इसलिए वो भी यही चाहते थे कि उनके पास एक बेटा हो। मेरे पति को हर बात का आइडिया था। वो कर तो कुछ नहीं सकते थे, लेकिन उनके कड़कपन से और उनकी बातों से मुझे लगता था कि वो भी वही सब कुछ कहना चाहते हैं जो उनकी माँ चाहती है। फिलहाल गुजरते हुए समय के साथ मेरा देवर हर महीने 2 दिन के लिए घर पर आ जाता था, और अब हमें पता चल चुका था कि वो शहर में एक मेहंदी आर्टिस्ट है। वो महीने में जितने भी पैसे कमाता था उसमें से आधे पैसे मेरी सास के हाथ पर रख देता था। वो घर में सबसे छोटा था और अपनी माँ का सबसे ज्यादा लाडला था, इसलिए मेरी सास हर बार उसे रोकती थी और कहती थी कि बेटा तुम इतने पढ़े लिखे हो और काम तो मेहंदी लगाने का करते हो। मेरे देवर ने कहा कि माँ कुछ भी करता हूँ, लेकिन आपको पैसे तो लाकर देता ही हूँ। आप मेरे लिए लड़की तलाश करो, मैं शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मेरी सास हैरान रह गई थी। उन्होंने कहा कि जैसे शादी तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों ने की है ऐसे ही तुम भी कर लो। लेकिन उसका कहना था कि दोनों भाइयों ने अपने बलबूते पर शादी कर ली है, अब कम से कम मेरी शादी तो आप करवा ही सकती हो। मेरी सास कहने लगी कि हाँ करवा दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम शहर जाकर मेहंदी लगाते हो, मुझे 5 या 6 हजार रुपए महीने में लाकर दे देते हो, तो उससे तुम्हारी पत्नी के लिए दान दहेज इकट्ठा हो जाएगा। जैसे तुम्हारे दोनों भाइयों ने सामान इकट्ठा किया है, अपना अलग कमरा बनाया है, ऐसे ही तुम्हें भी शादी करनी होगी। मेरा देवर उनसे बहुत जिद कर रहा था, जिस पर मेरी सास ने कहा कि मेरे लिए तीनों बेटे एक समान है। जिस तरह दोनों बेटों ने अपनी शादी की है, उसी तरह से तुम्हें भी अपनी शादी खुद अपने ही बलबूते पर करनी होगी। मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहती। जब उनके लिए एक उसूल है तो वही उसूल तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे भाइयों ने सालों तक सामान इकट्ठा किया और उसके बाद शादी की है, तुम भी शुरुआत कर दो। जितनी जल्दी दहेज तैयार कर लोगे अपना, तब कमरा तैयार कर लोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये बात तो मेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो अपने छोटे बेटे की शादी अगर खुद कर देंगी तो फिर बड़े बेटों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। यहाँ इस घर में मेरे देवर से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। मेरे पति और मेरे जेठ भी अपने पिता का ही कारोबार संभाल रहे थे, और उसी काम में से पैसे जोड़ जोड़ कर इन लोगों ने अपनी शादी का बंदोबस्त किया था। अब मैं और मेरी जेठानी सोच रहे थे कि दीप तो सिर्फ मेहंदी लगाता है, अगर वो चाहे तो कोई और अच्छी नौकरी भी ढूंढ सकता है और अपनी शादी जल्द से जल्द कर सकता है, मगर वो अपना काम नहीं बदलना चाहता था। अपनी माँ की बातें सुनकर मेरे देवर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि ठीक है माँ, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मैंने सोचा कि इस बार वो जरूर मेहंदी लगाने का काम छोड़कर शहर में कोई अच्छी नौकरी तलाश कर लेगा। अगले महीने जब वो आएगा तो शायद ज्यादा पैसे लेकर आए, लेकिन अगले महीने जब वो आया तो उसके पास पहले के जितने पैसे भी नहीं थे, बल्कि वो तो बहुत बीमार हो गया था, और इस बार वो महीना पूरा होने से पहले भी आ गया था। मेरी सास उसके लिए बहुत परेशान हुई थी। मेरे पति और जेठ ने उसका गांव में ही इलाज करवाया, उसे मलेरिया हो गया था। मेरी सास उसकी तबीयत खराब होने से बहुत डर गई थी। ऊपर वाले की कृपा से कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया था, तो फिर से शहर जाने की जिद करने लगा। लेकिन मेरी सास ने कह दिया था कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, जो भी करना है यहीं रहकर करोगे। वो बार बार यही कहता था कि यहाँ रहकर मैं कोई नौकरी नहीं कर सकता। मेरी सास कहने लगी, वैसे भी तुम कोई इतनी खास नौकरी नहीं करते हो, मेहंदी ही तो लगाते हो, वो तो तुम यहाँ पर भी लगा सकते हो। अब मैं तुम्हें कभी शहर नहीं जाने दूंगी, वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। मेरा देवर कुछ दिनों तक तो यहाँ खाली रहा था, लेकिन उसके बाद फिर भी उसने कोई और नौकरी तलाश नहीं की। वो अब हमारे गांव के बाजार में जाकर
अपनी मेहंदी की दुकान खोलने लगा था और वहां पर मेहंदी लगाने लगा था। उस पर हम सब लोग हंसने लगे थे कि भला उससे यहाँ कौन मेहंदी लगवाएगा और मेहंदी लगाकर वो कितने पैसे कमा सकता है। इस तरह तो उसकी शादी में सदियों लग जाएंगी। मेरी सास भी अपने बेटे के इस काम पर हंस रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, इस तरह तो मुझे लगता है कि इस जन्म में मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं देख पाऊंगी। तुम पहले शहर जाकर भी मामूली से पैसे लेकर आया करते थे और अब गांव में तो तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। तुम जानते हो कि यहाँ कोई भी मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी नहीं लगाता। यहाँ तो घर घर रहने वाली लड़कियां ही एक दूसरे के मेहंदी लगा देती हैं और वो भी फ्री में। तो फिर कोई क्यों तुम जैसे लड़के से पैसों में मेहंदी लगवाएगा। मेरा देवर कहने लगा, माँ, छोटे मोटे काम करने वाले लोग कभी कभी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। आप गोलगप्पे खाने वाले के पास बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जाते हैं, लेकिन जब उस गोलगप्पे वाले की आमदनी का पता लगाया जाए तो वो हमारी सैलरी से बहुत ज्यादा होती है। हम कहते हैं कि कोई 20,000 रुपये महीना कमाने वाला इंसान बहुत पैसे कमा रहा है और किसी अच्छी नौकरी पर लगा हुआ है, लेकिन उसकी पर दिन की जो आमदनी होती है वो किसी मजदूर से भी कम है, जबकि मजदूर तो लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाता है। मेरी सास ने दीप से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हारी शादी तो तभी होगी जब तुम अपने लिए सब कुछ खुद ही करोगे। मेरे देवर ने ये काम जारी रखा। वो गांव के बाजार में जाकर अपनी छोटी सी दुकान कुर्सी और टेबल रखकर बना लिया करता था और वहां पर मेहंदी लगाने का काम करने लगा था। शुरू शुरू में तो उसके पास बहुत कम पैसे आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। वो औरतों और लड़कियों की मेहंदी लगाया करता था। वैसे देखा जाए तो उसका काम इतना भी बुरा नहीं था। वो बहुत सुंदर मेहंदी लगाया करता था और उसका हाथ मेहंदी लगाने में बहुत तेज चलता था। उसका यही शौक था, लेकिन ये शौक मुझे थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि मेहंदी ज्यादातर लड़कियां लगाती हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने गांव की एक शादीशुदा औरत की मेहंदी लगाई जो कि बांझ थी और उसके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही थी। उसके हाथ की मेहंदी लगवाने के बाद ही उसे खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है, जबकि वो 7 साल से बांझ थी। उसने कहा कि मैंने तो अपने हाथों पर इस लड़की से मेहंदी लगवाई, तभी मुझे माँ बनने की खबर मिल गई। इस तरह ये बात फेमस होने लगी कि वो जिस भी बांझ औरत के हाथों पर मेहंदी लगाता है उसको संतान की खुशी प्राप्त होती है और संतान भी बेटे के रूप में मिलती है। मुझे लगा कि ये सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हर दूसरे तीसरे घर से यही बात और यही आवाजें आ रही थी कि जिस महीने मेरे देवर से वो लोग मेहंदी लगवाती हैं उसी महीने उन्हें माँ बनने की खुशी मिल गई। मेरे यहाँ भी बच्चा होने वाला था क्योंकि मैं चौथी बार गर्भवती थी। जब आखिरी समय आया तो मैंने फिर से बेटी को जन्म दिया, मतलब कि चौथी बेटी, जो कि अब 2 महीने की हो चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरा देवर तो 20 साल की उम्र में ही गांव में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जिस औरत के यहाँ भी बेटा पैदा होता तो फिर मेरे देवर को खुशी में कोई ना कोई महंगा तोहफा दे दिया करती थी। और अब तो मेरे देवर ने मेहंदी लगाने का चार्ज भी बहुत ज्यादा कर दिया था। औरतें दूर दूर से उससे मेहंदी लगवाने के लिए आ रही थी। मेरी सास ने एक दिन उससे कहा कि तुम मेहंदी लगाते हो या कोई जादू टोना करते हो जो ये सब कुछ हो रहा है। तो देवर ने कहा कि जादू टोना तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये सब हो रहा है इसमें कोई शक नहीं है। गांव के लोग मेरे रिश्तेदार नहीं है जो मेरे लिए झूठ बोलेंगे। आप खुद जाकर किसी से भी मेरे बारे में मालूम कर सकती हो। उसकी बात पर मेरी सास खामोश हो गई, क्योंकि 2-3 औरतें मेरी सास के पास भी आई थी और उसके बारे में बताकर उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। अब दीप के पास पैसे ही पैसे होते थे। उसने घर में नया कमरा बनवाना शुरू कर दिया। वो अपना कमरा अपने दोनों भाइयों से बड़ा बनवा रहा था। इसके बाद उसने फर्नीचर भी बहुत महंगा वाला बनवाया था और बाकी का सामान भी। मैं और मेरी जेठानी तो जलकर राख हो रहे थे कि ये अपनी पत्नी के लिए सब कुछ बना रहा है। इतना तो मेरे पतियों ने भी हमारे लिए नहीं किया। ये तो सबसे आगे निकल गया। वो धड़ाधड़ अपनी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। उसने इतना सामान बना लिया था जितना हमारे लिए हमारे पतियों ने भी नहीं बनाया था। मैंने एक दिन अपने देवर से मजाक में कहा कि अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। वो कहने लगा कि नहीं भाभी, अभी मैं शादी नहीं करूंगा। अभी मेरी शादी में कुछ समय लगेगा, क्योंकि अभी तो मैंने आधा सामान बनाया है। अभी तो और ज्यादा अपने लिए सामान इकट्ठा करना है, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। आपको पता है कि मुझे तो अभी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदना है। मैं अपने बाथरूम में गीजर लगवाऊंगा ताकि मेरी पत्नी को
सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध हो और गर्मियों के लिए कमरे में एसी लगवाऊंगा ताकि गर्मियों में उसे गर्मी न लगे। ये सुनकर तो मैं और मेरी जेठानी हैरान रह गए। हमने अपने पतियों से भी कहा था कि आपने तो हमारे लिए इतना अच्छा इंतजाम नहीं किया जितना कि दीप अपनी पत्नी के लिए कर रहा है। वो लोग भी खुद हैरान हो रहे थे कि उनका भाई सिर्फ मेहंदी लगाने में इतने पैसे कमा रहा है। मेरी सास अब अपने सबसे छोटे बेटे को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो अपने ज्यादातर पैसे अपनी माँ के हाथ पर ही रख रहा था। सबको उससे अपने अपने मतलब निकालने थे, सब उसे कुछ न कुछ करवाना चाहते थे, लेकिन जो मतलब मुझे था वो बिल्कुल आसान और साधारण था। मैंने सोच लिया था कि वो जो लोगों के घरों में बेटा पैदा करवा सकता है, वो मेरे घर में बेटा पैदा क्यों नहीं करवा सकता। मैंने सोच लिया था कि मैं भी अपने हाथों पर उससे मेहंदी लगवाकर बेटे को जन्म दे सकती हूँ, क्योंकि अब तक जितने भी शादीशुदा औरतों के वो मेहंदी लगा चुका था, उन्होंने बेटे को ही जन्म दिया था। मैं बांझ तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास 4 बेटियां थी और यही वजह थी कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो तब महसूस होती थी जब मेरे पति भी अपनी माँ की कही हुई बातें कहते थे। इसलिए मुझे अब ये कदम उठाना था और फिर जो काम वो सबके लिए कर रहा था, वही काम वो मेरे लिए भी तो कर सकता था, क्योंकि मैं उसकी भाभी थी। मेरे लिए तो ये काम करना उसके लिए सबसे पहला कर्तव्य था। पहले मैंने सोचा कि मुझे अपने पति की परमिशन ले लेनी चाहिए। मैंने जैसे ही अपने पति को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी लगाई हुई मेहंदी से कोई औरत बेटे को जन्म देगी। मुझे तो लगता है कि वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है और लोग बन रहे हैं। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना और कोई जरूरत नहीं है उससे कोई भी मदद लेने की। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लगता था कि मेरे पति को अपने भाई की कामयाबी से जलन हो रही है, इसलिए वो ये सब बोल रहे हैं। मैं तो अपने देवर से अपना काम हल करवा कर ही रहूंगी। मुझे अपने देवर से बात करनी होगी। उससे कह दूंगी कि वो अपने भैया को इस बारे में कुछ न बताए और खामोशी से मेरा काम कर दे। इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकता था। मैं अपने देवर के पास बाजार गई। मैंने अपने हाथ आगे करते हुए कहा कि दीप, मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगा दो। मेरे दूसरे हाथ में उसकी पसंद के बेसन के लड्डू थे जो मैं उसके लिए बनाकर ले गई थी, ताकि वो आसानी से मेरी बातों में आ जाए। मेरे हाथ देखकर वो दंग रह गया था। उसने मेरे साथ बातें भी की थी और मेरे हाथ के बने बेसन के लड्डू भी खा लिए थे। लेकिन थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि मैं किस नियत से उससे मेहंदी लगवाना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि दीप, तुम तो सब कुछ जानते हो कि मेरी 4 बेटियां हैं और भाभी के पास भी 2 बेटियां पहले से ही हैं। घर में इतनी सारी पोतियां होने से तुम्हारी माँ भी नाराज होती है और तुम्हारे भैया भी बेटे की चाहत रखते हैं। प्लीज, जो काम तुम दूसरों के लिए करते हो, क्या वो मेरे लिए नहीं करोगे? मेरी बात सुनकर वो फिर से खामोश हो गया। मैंने कहा, तुम मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दोगे ना? मुझे तो लगा था कि वो फौरन हाँ कर देगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि भाभी, मैं आपके हाथों पर मेहंदी नहीं लगा सकता। आपके लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? इसका मतलब है कि दूसरे लोग तुम्हें पैसे देते हैं तो तुम उनका काम फौरन ही कर देते हो। तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, बल्कि जितने पैसे तुम कहोगे उतने ही दे दूंगी। तुम्हारे भैया मुझे जो पैसे देते हैं उसमें से मैं हर महीने कुछ पैसे बचा लेती हूँ, जिससे मैंने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं ताकि वो पैसे बुरे समय में काम आए। तुम चाहो तो मैं अपने वो सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। मुझे बेटा मिल जाएगा, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो उसके आगे रिक्वेस्ट करने लगी थी। हालांकि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं उसकी बड़ी भाभी थी, मेरा काम करना उसका फर्ज था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करवा रहा था और बार बार यही कह रहा था कि नहीं भाभी, मैं आपकी इस नियत से मेहंदी नहीं लगा सकता। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे किसी इम्तिहान में मत डालिए। अगर आपने मुझे बार बार परेशान किया तो मैं ये बात भैया को बता दूंगा। मैं तो उसकी बात पर डर गई। मुझे गुस्सा आया कि वो तो मुझे अपने भैया से डांट खिलवाना चाहता था। फिर मैंने उससे हार कर कहा कि अच्छा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो, मत लगाओ मेरे मेहंदी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो अभी भी मेरी बात पर खामोश रहा और नजर झुकाकर बैठा रहा। मैं वहां से रोती हुई वापस आ गई क्योंकि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे किसी ने उसके कमरे से निकलते हुए नहीं देखा था, मगर मैं बहुत उदास थी।
मुझे ऐसा लगा था कि मेरा देवर ही मेरी आखिरी उम्मीद है। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। फिर मैंने जल्द ही अपने आंसू साफ किए। मैंने सोचा कि जो काम सीधे तरीके से नहीं हो रहा उसे गलत तरीके से भी तो किया जा सकता है, और वैसे भी मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी। मैंने सीधे तरीके से काम करने की कोशिश की, अपने देवर के आगे रिक्वेस्ट की, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा तो मैं इससे आगे क्या कर सकती थी। अब मुझे वही ठीक लग रहा था जो मैंने सोचा था। मैंने सोच लिया था कि जब वो बाजार में अपनी दुकान पर मेहंदी लगाने के लिए जाता है तब उसके पास काफी सारी औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आती हैं। मैं भी अपना चेहरा छुपाकर उसके पास उसकी दुकान पर मेहंदी लगवाने के लिए पहुंच जाऊंगी। इस तरह उसको पता ही नहीं चलेगा कि उससे मेहंदी लगवाने के लिए उसी की भाभी आई है। मुझे डर तो बहुत लग रहा था कि अगर मेरे पति को पता चल जाता तो वो मुझे बहुत डांटते। वो तो वैसे भी ज्यादातर अपनी माँ की बातें सुनते थे। इन दोनों भाइयों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए इनके अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं थी। ये तो उनके पिता का कारोबार था जिसको ये दोनों भाई मिलकर संभाल रहे थे, वरना तो इन लोगों के पास भी कुछ नहीं होता। अगले दिन मैंने अपना एक दुपट्टा अलमारी से निकाला। एक ऐसा दुपट्टा अलमारी से निकाला जो बिल्कुल नया था। उसको मैंने एक बार भी अभी तक नहीं पहना था। मैंने अपने कपड़े भी बदल लिए, ऐसे कपड़े जिनको मैंने पहली बार पहना था, ताकि मुझे कोई कपड़ों से पहचान न सके। मैंने दुपट्टे से अपने चेहरे को अच्छी तरह से कवर कर लिया था और फिर घर से नजर बचाकर अपने देवर की दुकान पर मेहंदी लगवाने के लिए चली गई थी। मैं अपने देवर की दुकान पर चली गई, जहां पर और भी औरतें मेहंदी लगवाने के लिए बैठी हुई थी। वो एक एक करके सबके बड़ी तेजी के साथ मेहंदी लगा रहा था। जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैंने उसके सामने बैठकर अपने हाथ आगे कर दिए। उसकी नजर नीचे की तरफ झुकी हुई थी। वो मेहंदी लगाने में बहुत बिजी था। जल्दी जल्दी सबके मेहंदी लगाकर उनसे पैसे लेकर अपनी जेब में डाल रहा था। वो मेरे भी मेहंदी लगा रहा था। उसने मेरे हाथों पर बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। वो मुझे नहीं पहचान सका कि मैं उसकी भाभी हूँ। फिर मैं मेहंदी लगवाकर खामोशी से अपने घर वापस आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में मेरे देवर को पता चले कि मैंने अपने हाथों पर मेहंदी उससे लगवाई है। इसीलिए मैंने कई दिनों तक अपने हाथों को अपने घर वालों से छुपा कर रखा था। मैं कोई भी काम करती तो फौरन ही अपने हाथ दुपट्टे में छुपा लिया करती थी, ये फिर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। फिर मैं कामयाब रही। ये सब करते हुए मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि अपने ही घर वालों से अपने हाथों को छुपाना बड़ी मुश्किल का काम था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। मेरे हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छे से रचकर आई थी। दिन इसी तरह से गुजरते गए। कुछ दिनों बाद मेहंदी का रंग भी हाथों से उतर गया, लेकिन जैसे ही मेरे हाथों से मेहंदी का रंग उतरा तो मुझे माँ बनने की खुशी फिर से मिली। इस खबर ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं खुशी के मारे सबको यही बताना चाहती थी कि ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब लोग कहेंगे कि तुमने ये सब कुछ कैसे करवाया, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता सकी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। इस बार प्रेगनेंसी में मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी और इस हिसाब से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इस बार तो मुझे बेटा ही पैदा होगा। बेटियों के समय मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं होती थी। मैंने यही सुना था कि तबीयत खराब हो तो बेटा जन्म लेता है। मेरे साथ वो सारी कंडीशंस हो रही थी जो बेटे के जन्म के समय होती हैं। मेरी सास को भी इस बात का अंदाजा हो रहा था और उनके दिल में भी उम्मीद की किरण जाग रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। फिर उन्होंने मेरे खान पान का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वो मुझे फिक्र से फल खिलाया करती थी, दूध दिया करती थी और मुझे ड्राई फ्रूट्स भी दिया करती थी। यहाँ तक कि ये सारी चीजें वो मुझे अपने हाथों से खिलाने लगी। जब मेरी जेठानी ने ये नजारा देखा तो वो जलकर राख हो गई। उन्होंने कहा कि इसकी तो बड़ी सेवा हो रही है। मेरी प्रेगनेंसी के समय तो मेरा इतना ख्याल नहीं रखा था आपने। इस पर मेरी सास ने कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार ये बेटे को जन्म देने वाली है। अपने बेटे की औलाद देखने का किसको शौक नहीं होता, और मुझे लगता है कि इस बार मेरे खानदान का चिराग जन्म लेने वाला है। मैं सोच रही थी कि काश ऐसा ही हो,